हेलो, मेरा नाम है विकास और मैं बता रहा हूँ आपको आज हिस्ट्री। जैसा कि हमने हिस्ट्री में डिस्कस कर लिया है, हमने प्रोटो हिस्टोरिक एज जो प्रागैतिहासिक काल है, जो पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये सारे डिस्कस कर लिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से डिटेल में, सिंधु घाटी सभ्यता का। अब जैसा हमने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो हमारी डेट थी वो 2500 से 1750 BC। 1750 BC, इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई सभ्यता है जैसे 1750 BC एक डेट दे दी कि बिल्कुल 1750 BC पर एग्जैक्ट उसी टाइम पर उस सभ्यता का पतन हो गया हो। तो किसी चीज को खत्म होने में धीरे 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 टाइम लगता है। जैसा हमने देखा था कि वहाँ पे आर्यों का आक्रमण मानते हैं बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, वो मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था वो बाह्य आक्रमण की वजह से हुआ था, जिनमें एक बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं व्हीलर, जो कहते हैं कि उनका उसके कारण हुआ था, आर्यों के आक्रमण के कारण, विदेशी आक्रमण के कारण। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि जो इकोलॉजिकल इम्बेलेंस हुआ था, पारिस्थितिकी असंतुलन, उसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। इसका पतन 1750 में खत्म नहीं हो गया, 1750 में इसका पतन होना स्टार्ट हुआ था और धीरे 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 लगभग 1000 BC तक इसका पतन हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का। तो उसके बाद में हमारे यहाँ पे जो हमने बोगज कोई अभिलेख बताया था एक सबसे पहली वीडियो में, बोगज कोई अभिलेख जो एशिया माइनर है, उसमें उसके द्वारा हमें पता चलता है कि आर्य ईरान से किधर आए थे, पूरब की ओर आए थे ईरान से। तो पूरब की तरफ मतलब भारत की तरफ आए थे, तो जो हम पहली वीडियो में पुरातात्विक साक्ष्य में डिस्कस कर चुके हैं। तो आर्य थे क्या? आर्य एक ऐसी जनजाति थी एक जो मतलब घोड़ों पर रहते थे ज्यादातर, बहुत हष्ट पुष्ट और तगड़े होते थे, और वो पहले चीन की तरफ जाते थे। तो चीन में जब से वो चीन की दीवार बनी, उसके बाद में उनको खाने पीने का कोई भी व्यवस्था नहीं थी, तो इस वजह से उन्होंने पूर्व की तरफ बढ़ने का सोचा और वो यहाँ आए भारत की तरफ। और ये भटकते रहते थे जंगलों में खाने की तलाश में, और खाना बदोश लोग थे ये, मतलब इनके घारे नहीं थे, इधर उधर ही घूमते रहते थे खाने की तलाश में, और अपना रहने सहने के उसमें अपना खाने पीने का व्यवस्था करने में ही रहते थे, घूमते रहते थे। तो आर्यों का आगमन हमारे यहाँ पे माना जाता है 1500 BC में। 1500 BC से 600 BC तक हम वैदिक काल का वर्णन करेंगे इसमें, 1500 BC से 600 BC तक। और इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या? हम पढ़ेंगे इसमें इसके जो स्रोत हैं, जो सोर्स हैं, ये मतलब वैदिक काल के स्रोत क्या क्या हैं, कहाँ से वैदिक एज आया, कहाँ से वेद आए, क्या आया, वो सब पढ़ेंगे। होम ऑफ आर्यंस पढ़ेंगे, आर्यों के निवास, आर्य कहाँ से थे, कहाँ के थे और कहाँ आए थे, वो सारा पढ़ेंगे। उनके पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और रीजनल सारे आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और ये सारे इनके समाज के बारे में पढ़ेंगे, कैसा था क्या सब था, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन हम सिलेबस के अकॉर्डिंग, जितना SSCGL नहीं पूछता है, ज़्यादा डिटेल नहीं है इसमें, फिर भी कभी भी मौका मिलेगा तो हिस्ट्री को बहुत अच्छे और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसी के नोट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे। वैदिक एज को हम 2 पार्ट्स में बांट देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आर्यों का निवास, आर्य आए कहाँ से थे, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं आर्यों का निवास। इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। हाँ, अब ठीक है। आर्य आए कहाँ से थे? तो आर्य आए थे मिडिल एशिया, मतलब जो मध्य एशिया है। मैक्स मुलर के अनुसार, मैक्स मुलर कहते हैं कि आर्य आए थे कहाँ से? मध्य एशिया से। ये सर्वमान्य मत है। सर्वमान्य मतलब क्या? सर्वमान्य मत का कि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि आर्य आए कहाँ से थे, तो हमें जो अकॉर्डिंग टू NCERT हमें लगाना है मध्य एशिया। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। मध्य एशिया से आए थे ये ईरान से अफगानिस्तान आए थे, और अफगानिस्तान से आए थे इंडिया में। और इंडिया में कहाँ पे आए थे? सप्त सैंधव रीजन। मिडिल एशिया से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान। मैप में आप देख सकते हैं ईरान के बाद ये अफगानिस्तान में शिफ्ट हुए, उसके बाद में ये इंडिया आए। और इंडिया में कौन सी जगह आए? सप्त सैंधव रीजन, सप्त सैंधव प्रदेश में आए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कहाँ से आए और भारत में कहाँ आए। तो भारत में आए थे सप्त सैंधव रीजन में। और शुरुआत में ये सिंधु घाटी जो क्षेत्र है उसमें आकर बस गए थे। सिंधु घाटी का पतन इनके कारण भी माना जाता है। और ये बहुत ही घोड़ों पे आते थे, मारपीट वाले आदमी थे, मतलब शांति वाले नहीं थे।
तो सिंधु के लोग व्यापारी वर्ग था, वो व्यापार करते थे, कृषि करते थे, तो वो इतने ताकतवर नहीं थे, तो वो ज्यादातर लोग वहां से भाग भाग के नीचे दक्षिण भारत में आ गए। जो फिलहाल में हमें काले काले दिखते हैं, बड़े बड़े होठों वाले हबशी से, वो सारे सिंधु घाटी सभ्यता के ही हैं। और नीचे हम देखें तो ज्यादातर मातृ देवी की पूजा होती है, काली की पूजा और इन सब की पूजा दक्षिण भारत में। इस टाइम पे हम देखते हैं जो रिवर थी, यहाँ पे नदियां जो थी, जो फिलहाल में हमारे नाम है और पुराने जो नाम है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। जैसे कि इंडस नदी को वैदिक काल में क्या बोलते थे, जैसे अब हम इंडस बोलते हैं, उसको वैदिक काल में सिंधु बोलते थे। झेलम को वितास्ता बोलते थे, और चेनाब को क्या बोलते थे, अश्किनी, और रावी को क्या बोलते थे, पुरुषनी। रावी याद कैसे रहेगा, रवि, रवि नाम किसका होता है, पुरुषों का होता ज्यादातर, तो पुरुषनी, रवि पुरुषनी। और व्यास विपाशा, व्यास विपाशा, विपाशा बसु एक्टर नहीं, उससे याद रहता है ये लड़कों को, तो व्यास विपाशा। और सतलज को सुतत्री, और सरस्वती, सरस्वती को बोलते थे सुरसती, और इसे हम सुरसती को नदीमता बोलते थे। नदीतमा का मतलब क्या होता है, नदीतमा होता है मदर ऑफ ऑल रिवर्स, मतलब सारी माताओं की माँ बोलते थे सरस्वती को। इनमें से इंडस तो याद ही रहता सबको, सिंधु, झेलम वितास्ता, झेलम वितास्ता है, चिनाब अश्किनी है, और रावी को पुरुषनी बोलते हैं। और बहुत सारी रिवर थी, जैसे गंडक को हम बोलते थे शादा नीरा, घग्गर को हम दृश्यवती बोलते थे, और स्वात नदी को सुवस्तु बोलते थे, काबुल को कुंभा बोलते थे, और गोमती को गोमल बोलते थे। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर में, अब तक पूछे गए हैं, सारी रिवर पूछी गई हैं, ज्यादातर पूछी गई है। जो झेलम को क्या बोलते थे, चिनाब को क्या बोलते थे, रावी को क्या बोलते थे। ठीक है, इनको याद करना है अच्छे से। ये तो मैक्स मुलर ने बता दिया कि ये मध्य एशिया से आए थे, लेकिन जो भारत के भी बहुत सारे स्कॉलर हुए हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने बताया। दयानंद सरस्वती क्या कहते थे, हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती कहते थे कि आर्य आए थे तिब्बत से, तिब्बत जो चीन में है वहां से आए थे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि आर्कटिक से आए थे। हमें आंसर में मध्य एशिया लगाना है अकॉर्डिंग टू मैक्स मुलर। अगर उसमें पार्टिकुलर नाम देकर पूछा है कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, तो हम लिखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य आर्कटिक से आए थे। ऐसे ही हम देखें अविनाश चंद्र दास के अकॉर्डिंग आए सप्त सैंधव रीजन से। और भगवान दास डिडवानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, भगवान दास डिडवानी ने क्या कहा कि आर्य कहीं से नहीं आए, आर्य भारत के थे और बाहर खाने पीने की तलाश में चले गए थे और वापस भारत में ही आ गए। तो भगवान दास डिडवानी की एक किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी भी गई है पेपर में कि रिटर्न्स ऑफ द आर्यंस, आर्यों का वापस लौटना। ये बुक किसकी है, भगवान दास डिडवानी की। लेकिन हमें याद क्या रखना है, हमें याद रखना है ये मैक्स मुलर वाला, आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। ये पेपर में पूछा जाएगा, आर्य कहाँ से आए थे। अब हम इसको देखते हैं डिटेल से। श्रुति जो स्रोत हैं, जो इनके सोर्स हैं, हमें पता कैसे चलता है, तो इन्होंने कुछ नहीं किया आके, ना इनके कोई घर मिलते हैं, ना इनके कोई औजार मिलते हैं, मतलब कुछ भी नहीं मिलता। ये घास फूस की झोपड़ी बना के रहते थे और वो सब खत्म हो गया। मतलब ये इनका विश्वास नहीं था वैसी चीजों में कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत अच्छे अच्छे नगर बनाए थे, ड्रेनरी सिस्टम था, सब कुछ था। ये ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करते थे। इन्होंने सिर्फ क्या लिखे, 4 वेद लिखे। तो सोर्स इनका क्या है, वेद है। वेद को हम क्या बोलते हैं, वेदी भी बोलते हैं। वेदी का मतलब क्या होता है, नॉलेज मतलब ज्ञान। और इनको हम श्रुति भी बोलते थे। श्रुति क्यों बोलते थे, श्रुति बोलते थे क्योंकि यह सुन सुनकर दूसरी पीढ़ी में बताना। पहले वेदों का जो संकलन है, महर्षि जो बद्रायन वेद व्यास हैं, द्वैपायन वेद व्यास द्वारा संकलन हुआ। संकलन का मतलब क्या होता है, कंपाइलेशन मतलब एक तो होता है राइटर जो लिखता है खुद, उन्होंने सिर्फ कंपाइलेशन करने का मतलब क्या है, किसी से सुन सुन के उसको लिख दिया, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। पहले वेद कैसे थे, श्रुति थे। जैसे कि एक पीढ़ी से माँ बाप अपने बच्चे को बताएंगे, वो बच्चा अपने बच्चों को बताएगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते थे। और इनको हम संहिता भी बोलते थे। हिंदी में संहिता और इंग्लिश में संहिता बोलते थे। संहिता का मतलब क्या है, वैदिक श्लोक। संहिता होती है श्लोक, कलेक्शन ऑफ वैदिक हिम्स, जो उसमें श्लोक यूज किए गए थे उनको बोलते थे हम संहिता।
और इसको अपौरुष्य भी बोला जाता था। अपौरुष्य मतलब जो अपौरुष्य का मतलब होता है जो पुरुष नहीं हो, मतलब भगवान के द्वारा कहे गए वचन बोले जाते थे वेदों को। और वेदों में हम देखें तो वेद हमारे पास 4 थे। वेद हमारे पास कितने थे? 4 थे। इसको याद कर सकते हैं रशिया से, RSYA, रशिया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और ये इनका जो है रशिया क्रम जो है मतलब सीरियल थे। पहले ऋग्वेद लिखा गया था, उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं हमारे। और इन 4 वेदों को पढ़ने के लिए, इन 4 वेदों को डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने के लिए बाद में 1000 BC के बाद में हमने क्या जोड़ दिए? ब्राह्मण जोड़ दिए। ब्राह्मण कितने ब्राह्मण है ये क्वेश्चन पूछा गया। ब्राह्मण कितने हमारे? 8। अरण्यक कितने हमारे? 6। और उपनिषद कितने हमारे? 108। ब्राह्मण हमारे पास 8 हैं, अरण्यक हमारे 6 हैं और उपनिषद हमारे 108 है। इनकी संख्या पूछी जाती है कि कितने हैं। तो ये होता क्या था वेद में 2 तरह की चीजें हैं, एक तो रिचुअल्स है और एक है वे ऑफ एक्शन। मतलब एक तो कर्म कांड है, एक है कर्म मार्ग। कर्म कांड और कर्म मार्ग क्या होता है? रिचुअल्स क्या होता है? कर्म कांड क्या होता है? कर्म कांड होता है जैसे कोई कहे कि तुम्हें SSC CGL करना है तो तुम डेली सोमवार को और मंदिर में जाओ, भोले बाबा को नवाओ, ये हो गया कर्म कांड। और अगर कोई कहे कि तुम्हें CGL SSC CGL करना है तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, 8-10 घंटे कम से कम दिन में अच्छे से मेहनत करो, तो ये होगा कर्म मार्ग। मतलब वेद में इन दोनों चीजों के बारे में बताया गया है, कर्म कांड के बारे में भी और कर्म मार्ग के बारे में भी। मान लो तुमसे कोई बिल्ली मर गई या कोई कुछ मर गया तो कर्म कांड क्या होगा कि तुम इतनी सारी गाय दान करो, इतने लोगों को भोजन खिलाओ। कर्म मार्ग क्या होगा? आगे से ऐसी गलती मत करो और अपना जो पछतावा है उसे मान लो कि मुझसे ये गलती हो गई। तो इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए एक बनाया ब्राह्मण। ब्राह्मण जो फिलहाल में एक जाति बन चुका है ब्राह्मण, वो 8 ब्राह्मण थे। ब्राह्मण बुक्स हैं ये 8 थे। उनमें सिर्फ क्या था? उनमें सिर्फ रिचुअल्स थे, मतलब कर्म कांड थे। कोई भी कुछ हो गया, अगर तुम्हारे घर में बीमारी है तो अश्वमेध वो यज्ञ होता है, वो यज्ञ कराओ। अगर तुम्हें संसार जीतना है तो अश्वमेध यज्ञ कराओ। ऐसे करके यहाँ पे यज्ञ होते थे 4-5 प्रकार के यज्ञ भी पूछे जाते हैं। एक होता था राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ क्या होता था? राजा के राज्याभिषेक होता था उस समय पर होता था राजसूय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ होता था जब अपना क्षेत्र विस्तार करना, अश्व को छोड़ दिया जाता था, जैसे रामायण में देखा होगा अश्वमेध यज्ञ। जहां तक अश्व जाता था, उनका घोड़ा जाता था, वो क्षेत्र राजा का हो जाता था। वाजपेय यज्ञ होता था एक, ये रथ दौड़ होती थी इसमें। एक होता था अग्निष्टोम। अग्निष्टोम यज्ञ क्या होता था? इसमें जो सोमरस मतलब जो शराब दारू वारू होती है, जो मदिरा होती है, मदिरा को वो आज भी होता है बहुत सी जगह, और पशु बलि दी जाती थी आग में मदिरा को डाल के और भगवान पर चढ़ाया जाता था, ऐसे करके कुछ होता था। तो ये सब ब्राह्मण में दिया गया है रिचुअल्स कर्म कांड के बारे में। अरण्यक में भी क्या है? अरण्यक में बिल्कुल एकदम क्या है, सिर्फ कर्म मार्ग दिए गए हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए, अच्छे मतलब जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो सब किसमें लिखी हुई है? अरण्यक में लिखी हुई है। और जो झूठ पाखंड वो सब किसमें लिखा है? वो ब्राह्मण में। और उपनिषद में क्या है? उपनिषद में क्या हुआ? 108 उपनिषद बनाए और उन्होंने बता दिया कि वेदों में कर्म कांड के लिए कोई स्थान नहीं है। वेदों में सिर्फ कर्म मार्ग ही सबसे ऊपर है, अच्छा मार्ग ही सबसे ऊपर है, अपने कर्म का मार्ग ही सबसे ऊपर है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय दर्शन का जन्म कहाँ से हुआ, जो हमारी ये संस्कृति है, ये सब कुछ है कि भारत इतना आगे जो आज विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, और भारत में इतना इज्जत सम्मान है, पिताजी को देख के सब जैसे टीचर्स के पैर छूते हैं, सब बड़ों का सम्मान करते हैं, ये सब जो उपनिषद से हमारा आया। भारतीय दर्शन का जन्म कहाँ से हुआ? उपनिषद से हुआ है। आगे हम और इसको डिटेल में देखें तो ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। ऋग्वेद में हमारे में सबसे पहला हमारा ऋग्वेद में हमारे में क्या है? 10 मंडल हैं। मंडल मतलब जैसे पार्ट होते हैं ना संविधान में, 25 पार्ट्स हैं वर्तमान में, जैसे 25 भाग में वर्तमान में संविधान में, ऐसे ही ऋग्वेद में कितने मंडल थे? 10 मंडल थे।
10 मंडल थे और 10 में से जैसे 1 2 3 4 5 6 2 से और 7 तक 2 3 4 5 6 7 2 से और 7 तक जो मंडल थे वो पुराने मंडल थे, ओल्डेस्ट मंडल थे, मतलब जो पहले जोड़े गए थे 1500 से और 1000 बीसी के बीच में। सिर्फ ऋग्वेद लिखा गया था, ऋग्वेद लिखा गया था और ऋग्वेद में 2 से 7 मंडल जोड़े गए थे इन 500 साल में। और जो बाद में ऐड किया गया है इसमें पहला मंडल, 8वां 9वां और 10वां मंडल, ये सब बाद में जोड़े गए हैं। और इसके साथ साथ क्या जोड़ा गया था बाद में, जो 1000 बीसी के बाद में जोड़ा गया 600 बीसी तक, ब्राह्मण जोड़े गए 8, अरण्यक जोड़े गए हैं 6 और उपनिषद जोड़े गए हैं 108। अब इनसे ना ऋषि पूछ लेता है वो, जैसे कि दूसरे मंडल के ऋषि का नाम बताओ, उसके ऋषि कौन थे, तीसरे मंडल के ऋषि कौन थे, ऐसे पूछ लेता है। तो इनको ना याद करने का, जैसे ये है मेरे पास 7 मंडल के ऋषि के नाम लिखे हुए हैं 2 3 4। पहली बात हमें ये याद रखनी है कि वो पहले मंडल और 10वें और 5वें 10वें का नहीं पूछेगा, क्योंकि ये बाद में जोड़े गए, तो वो उनको पूछता है जो ओल्डेस्ट हैं, पुराने जोड़े गए थे, कि उसके ऋषि कौन से हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं और हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं, दूसरे मंडल के हमारे गृत्समद ऋषि थे, गृत्समद। तीसरे मंडल के हमारे विश्वामित्र थे, चौथे मंडल के हमारे वामदेव थे और 5वें मंडल के हमारे अत्रि ऋषि थे, छठे मंडल के हमारे भारद्वाज ऋषि थे और 7वें मंडल के हमारे वशिष्ठ ऋषि थे। जो आजकल बताते हैं कि हम मतलब भारद्वाज वगैरह, वो यहीं से जाति प्रथा वो यहीं से निकली थी, कि हम भारद्वाज जो थे वो बाद में ब्राह्मण हो गए, पंडित हो गए, अत्रि वगैरह ये सब वहीं के अत्रि ऋषि की संतान है, ऐसे बोलते हैं उसको। तो इनको याद कैसे रखें, सबके नाम ना अलग अलग हैं जो पहले अक्षर है। इसको हम पहले इसे याद रखते हैं, गिरि विवाह अभाव। गिरि विवाह अभाव लिख के उसके नीचे नंबर डाल दें हम, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां, गिरि विवाह अभाव। तो अगर उसमें पूछे कि दूसरे मंडल के कौन थे, तो गृष्ट मद। बेशक से तुम्हें नाम याद ना हो, जी गिरे याद है तो गिरे का मतलब एक ही नाम है इसमें, गृष्ट मद। तो तीसरे मंडल के कौन थे, वी मतलब विश्वामित्र। वी से सिर्फ एक ही नाम है, विश्वामित्र। विश्वामित्र तीसरे मंडल के थे। और तीसरे मंडल से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है कि जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः, वो किस मंडल में है, तो वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र पूछा जाए तो किससे रिलेटेड है, किस गॉड से रिलेटेड है, तो गायत्री मंत्र भगवान सूर्य से रिलेटेड है। चौथे मंडल के हैं हमारे वामदेव। वामदेव ऋषि हैं हमारे चौथे मंडल के, और इसमें कृषि के बारे में बताया गया है, वहां से वामदेव हो गया। और 5वें मंडल के ऋषि हमारे अत्रि ऋषि, और छठे मंडल के हमारे भारद्वाज ऋषि हैं, और 7वें मंडल के हमारे वशिष्ठ ऋषि। और ये भी क्वेश्चन आया गया है कई बार कि वार ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था, जिसे हम क्या बोलते हैं, रावी मतलब रवि का नाम कैसा, पुरुष जैसा है, तो उस समय नाम क्या था उसका, पुरुषनी। और 7वें मंडल में है ये 10 राजाओं का युद्ध। ये हर्षवर्धन के टाइम का है, जिसमें हर्षवर्धन हार गए थे एक दक्षिण भारत के राजा से। तो ये 7वें मंडल में वशिष्ठ ने इसके बारे में डिटेल में दिया है। आगे हम देखें तो 9वां मंडल। 9वें मंडल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोम मंडल। 9वें मंडल को हमें क्या बोला जाता है, सोम मंडल। सोम मंडल में क्या था, यहाँ पे एक हिमवंत था, जैसे हिमालय हमारा एक पहाड़ी थी हिमवंत, और उस पर एक चोटी थी मूजवंत, और मूजवंत पर एक वृक्ष था सोम वृक्ष, और सोम वृक्ष से क्या निकलता था, सोम रस निकलता था। सोम रस जैसे आजकल नशे का जो पदार्थ होता है, मदिरा वगैरह, दारू वारू, वो सब ऐसा कुछ चक्कर था, ये 9वें मंडल में दिया गया है। ये पूछ लिया जाता है सोम मंडल में। और ये हिमवंत और मूजवंत, हिमालय पर्वत को मूजवंत कहते थे, मूजवंत चोटी थी यहाँ पे। और 10वें मंडल में हमारी वर्ण व्यवस्था बताइए, पुरुष सूक्त। 10वें मंडल के जो गुरु थे वो कौन थे, पुरुष सूक्त थे। और 10वें मंडल में हमें वर्ण बताए गए हैं कि कितने वर्ण में विभक्त था हमारा समाज, 4 वर्ण में विभक्त था। यहाँ पे जो चारागाह भूमि होती थी वैदिक एज में, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, चारागाह भूमि को हम गव्यति कहते थे, गव्यति। और मंत्रियों को क्या बोला जाता था, रत्नी। इसके टाइम पे मंत्रियों को रत्नी बोला जाता था, चारागाह भूमि को गव्यति बोला जाता था।
अब हम वैदिक एज को डिवाइड करें तो वैदिक काल को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक ऋग्वैदिक एज, एक लेटर वैदिक एज। ऋग्वैदिक एज मतलब ऋग्वैदिक काल जो हमारा 1500 से और 1000 बीसी तक था, और उसके बाद में उत्तर वैदिक एज। उत्तर वैदिक एज हमारा 1000 बीसी से 600 बीसी तक था। इनका जो भौगोलिक क्षेत्र देखें हम, जो भौगोलिक स्थिति है, हिमालय ऊपर और नीचे नॉर्थ में राजस्थान तक, इधर अफगानिस्तान तक, उधर गंगा के पश्चिमी तट तक फैला हुआ था ये क्षेत्र ऋग्वैदिक काल का। और क्योंकि पता है हमें ये उसी पार्ट में आके रहे थे जिसमें सिंधु के लोग रहते थे, वो भी यहीं रहते थे। और लेटर वैदिक एज में यह गंधार बिहार तक, गंडक बिहार तक पहुंच गया था, और नीचे नर्मदा नदी गुजरात तक पहुंच गया था, हिमालय और अफगानिस्तान तक था उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल में क्या था, समाज हमारा वहां पर कैसा था, जो सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र सत्तात्मक समाज था, महिलाओं की ज्यादा महिलाओं का जो समाज में वर्चस्व ज्यादा था, तो मात्र सत्तात्मक समाज था, मैट्रियार्कल था। लेकिन यहाँ पर समाज कैसा है, पैट्रियार्कल समाज हो गया था, पितृ सत्तात्मक। आदमी के हाथ में सत्ता आ चुकी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर वुमेन का प्लेस कैसा था, रेस्पेक्टिव प्लेस था, सम्मानजनक स्थान था। यहाँ पे वुमेन्स को क्या क्या यहाँ पे राइट्स मिले हुए थे, उन्हें एजुकेशन राइट्स थे कि वो शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं, उन्हें लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार था, मतलब स्वयंवर होते थे और उनकी मर्जी है वो किसे अपना पति चुनना चाहती हैं। यहाँ पर सती प्रथा नहीं थी, जबकि सिंधु घाटी बेशक से मात्र सत्तात्मक समाज था, लेकिन पितृ सत्तात्मक समाज होते हुए भी यहाँ पर महिलाओं का बहुत ऊंचा स्थान था समाज में। यहाँ सती प्रथा बिल्कुल भी नहीं थी वैदिक में, हिंदू धर्म का पार्ट नहीं है सती प्रथा। जो मुस्लिम बोलते हैं कि सती प्रथा, ये सिर्फ बाद में आडंबर बना दिया सती प्रथा। यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह था, कोई भी विधवा भी हो जाती है उसे जलाया नहीं जाएगा, उसका विवाह दोबारा कर दिया जाएगा उसकी मर्जी से। यहाँ नियोग सिस्टम भी था। नियोग क्या होता है, नियोग होता है, एक तो विधवा पुनर्विवाह क्या होता है कि विधवा हो गई कोई, उसका विवाह दूसरी जगह कर दिया। नियोग क्या होता है, जैसे मान लो किसी के भाई की वाइफ, जो मतलब भाई खत्म हो गया, उसका छोटा भाई है, तो उसकी पत्नी को उसके छोटे भाई के लिए मतलब भाभी से विवाह करवा देते थे, वो होता था नियोग। ऐसे ही यहाँ चाइल्ड मैरिज नहीं थी, जो बाल विवाह होते हैं कि छोटी सी उम्र में विवाह कर देते हैं, वो भी नहीं थी। वैली सिस्टम नहीं था। वैली सिस्टम क्या होता है, पर्दा प्रथा नहीं थी बिल्कुल भी। यहाँ पे डोरी सिस्टम भी नहीं था, डोरी सिस्टम दहेज प्रथा नहीं थी। और यहाँ मोनोगेमी थी, मतलब कि एक शादी प्रथा थी, एक आदमी सिर्फ एक ही शादी करेगा। मोनो माने एक और गेमी माने होता शादी। लेकिन सर्व मान्यता एक विवाह का प्रचलन था, ज्यादातर एक विवाह का प्रचलन था, लेकिन कुछ एक्सेप्शन मिल जाते हैं, कुछ अपवाद बहु विवाह के भी मिल जाते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे विवाह भी होते थे एक आदमी के। इसको बोलेंगे, बहु विवाह को बोलेंगे पॉलीएंड्री, बहुपति विवाह, मतलब एक लेडीज पे बहुत सारे पति होना, वो होता है। एंड्री होता है मेल से, ह्यूमन से, आदमी से, और पॉली होता है बहुत सारे, तो बहुत सारे मेल मतलब बहुत सारे पति प्रथा। वर्तमान में जो हमारी जनजाति है, एक खासी जनजाति मेघालय में, उनमें ये प्रथा चलती है, वहाँ पॉलीएंड्री चलती है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल जो है महिलाओं का सबसे मतलब बिल्कुल रेस्पेक्ट प्लेस था, एकदम सम्मानजनक। सारी चीजें सिर्फ सब महिलाओं के फेवर में है पूरा। उन्हें सोशल राइट्स थे, सामाजिक अधिकार थे उनके, वो वोटिंग कर सकती थी, वो सब कुछ कर सकती। उनके जो रीजनल राइट्स थे, उनके पॉलिटिकल राइट्स थे, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सब कुछ उन्हें अधिकार मिले हुए थे। इसके बाद में हम आए किधर, जो 1000 बीसी में, 1000 बीसी के बाद 600 बीसी में आए। यहाँ पर लोहे की खोज हो गई थी 1000 बीसी में, तो उससे बहुत बड़ी क्रांति आ गई थी। बहुत बड़ी क्रांति क्या आ गई थी कि अब लोग जो अच्छे से खेती करने लगे थे और युद्ध होने लगे थे, क्योंकि लोहा आ गया था, तो आदमियों के पास औजार हथियार सब कुछ आ गया था। इन्हीं राइट्स को हम देखें तो उत्तर वैदिक काल में पितृ सत्तात्मक ही था, महिलाओं के लिए रेस्पेक्टिव प्लेस ही था, लेकिन उन्हें सिर्फ राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए थे। यानी कि अब राजनीति सिर्फ कौन करता था, मेल करता था। बाहर के जो संबंध हैं वो सब कौन देखता था, मेल। बाकी सब कुछ सेम टू सेम ऐसा ही था। यहाँ पे वर्ण सिस्टम आ गया था। वर्ण सिस्टम क्या होता है, जैसे कि वर्ण होते हैं, 4 प्रकार के वर्ण थे हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो हमने सिंधु में पढ़े थे, जो बौद्धिक वर्ग था वो ब्राह्मण बन गया था,
और जो योद्धा वर्ग था वो क्षत्रिय बन गया था वैदिक एज में आके, और जो व्यापारी वर्ग था वो वैश्य बन गया था, और जो मजदूर वर्ग था वो क्या बन गए थे, शूद्र बन गए थे। मतलब डिवाइड हो गए। अब जो जाति प्रथा आ गई थी, वर्ण व्यवस्था आ गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और यहाँ पर गोत्र भी आ गया था। गोत्र क्या था, जैसे हमने अभी जो ऋषियों के नाम पढ़े कि ये अत्रि ऋषि की संतान है तो उनका गोत्र अलग है। गोत्र जैसे शादी वादी करते हैं तो वहां पर गोत्र मिलाते हैं। गोत्र का वही होता है कि आजकल जानते भी नहीं है फिर भी कि इसका गोत्र मिला हुआ, यहाँ शादी नहीं होगी, वही होता है गोत्र। यहाँ पे आश्रम सिस्टम भी थे। जो वैदिक एज के जो लोग थे उनकी जो दिनचर्या थी, जो उनके रहने का लाइफ स्टाइल था, वो बहुत सिस्टमेटिक था और वो बहुत लंबे समय तक जीते थे। उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती थी क्योंकि उन्होंने अपना जो लाइफ है उसको एक क्रम में बांध रखा था। यहाँ पे आश्रम थे 4। एक ब्रह्मचर्य आश्रम था, एक था गृहस्थ आश्रम, एक था वानप्रस्थ आश्रम और एक था संन्यास आश्रम। गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसका टाइम भी पीरियड था कि ब्रह्मचर्य कब तक पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य मतलब आदमी को शादी नहीं करनी। ब्रह्मचर्य समझते होंगे, ब्रह्मचर्य था उनका 25 साल तक। टिल 25 साल तक ब्रह्मचर्य में रहेगा आदमी। बालक जब तक शिक्षा प्राप्त करेगा, जब तक योग्य होगा, बड़ा होगा, तब तक ब्रह्मचारी रहेगा, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करेगा। उसके बाद में गृहस्थी मतलब उसे गृहस्थी में रहना पड़ेगा, उसे अपना शादी करनी पड़ेगी, बालक बच्चे सब कुछ अपना देखना पड़ेगा। और ये टाइम पीरियड था 26 से 50 साल तक। उसके बाद में वानप्रस्थ मतलब अब वो वन को चला जाएगा। वन को कब जाते थे, 51 से और 75 तक। और उसके बाद में फिर वो संन्यास ले लेता था, मतलब पाठ पूजा और भजन तपस्या करेगा 76 से 100 तक। 100 साल तक वो जीते थे, इसीलिए उन्होंने पूरा सिस्टम 100 साल तक का बनाया था और वो इसी के अकॉर्डिंग काम करते थे। लेकिन ये जो चारों चीजें हैं ये सिर्फ किन के लिए थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्रों को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। शूद्रों को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। ध्यान रखना, शूद्रों की स्थिति यहाँ पर बहुत खराब हो चुकी थी वैदिक काल में। आगे हम देखें इनका जो इकोनॉमी है, ये तो हम इनके जो है क्या देख रहे हैं, इनका जो भौगोलिक विस्तार, इनकी सोशल लाइफ कैसी थी हमने देख लिया, वो मैं इनको रेस्पेक्टिव प्लेस मिला हुआ था। उसके बाद में अब हम इनको देखें इकोनॉमिक्स कैसी थी इनकी, मतलब ये अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो शुरुआत में ये पशुपालक थे, बताया मैंने, ये पशु पालते थे और घोड़ों पर घूमते थे, उनके लिए खाना वाने की व्यवस्था करते थे। इनका जो इकोनॉमी थी वो सबसे पहले किस पे डिपेंड थी, पशुपालन पे। उसके बाद में ये दूसरा नंबर जो दिया जाए, कृषि पर भी निर्भर थे थोड़ा बहुत, मतलब कृषि भी करते थे लेकिन कम मात्रा में करते थे क्योंकि लकड़ी वकड़ी होती थी तो उससे पत्थर वत्थर के हल होते थे, खेती अच्छी नहीं होती थी। जब पशुपालक थे तो जो मेन एनिमल था इनका, जो मेन जानवर था वो था गाय। काव मतलब गाय। गाय को अगन्या बोलते थे। अगन्या का मतलब होता है नॉट टू बी किल्ड। अगन्या नाम था वैदिक एज में गाय का। नॉट टू बी किल्ड मतलब जिसे मारा ना जा सके। यहाँ लोग गाय पालते थे बहुत सारी, और गायों का जो चीफ होता था, जो हेड होता था, उसे बोलते थे हम गौपति। एक बना दिया जाता था एक गांव का पूरे का, जिसके पास में बहुत सारी गाय होती थी, गौपति। ग्वाला, जैसे उसमें कृष्ण जी के जो पिताजी थे वो भी गौपति थे, गांव के मुखिया, वो बना दिया जाता था, उसे बोलते थे गौपति। और गौपति इलेक्टेड होता था। इलेक्टेड मतलब चुनाव होता था, उसका बैठ के सब वोटिंग करते थे, हाथ उठाते थे कि इसे बना दिया जाए। यहाँ कोई कॉइन नहीं चलता था। कॉइन मतलब मुद्रा नहीं चलती थी कोई कि इतने रुपए दो और ये कर लो कर, मतलब यहाँ ऐसे होता था जैसे गांव में होता है कि बाजरे को चून दे के और गेहूं को दे दे, मक्का को दे दे, ऐसे सिस्टम था कुछ। तो पैट्रियार्कल जो पेस्टोरल पर डिपेंड थी इनकी कृषि, पेस्टोरल पर डिपेंड थी, पशुपालन पर डिपेंड थी। और पशुपालक कौन सा पशु पालते थे ज्यादातर, गाय कुत्ता वगैरह ऐसी चीजें पालते थे। तो गाय पालते थे तो गाय जिसके पास ज्यादा होती, गाय का मालिक कौन होता था, गौपति होता था। लेकिन 1000 BC में क्या हुआ, लोहे की खोज हो गई। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, लोहे की खोज, आयरन की खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो अतरंजी खेड़ा उत्तराखंड। अतरंजी खेड़ा कहाँ पे है, उत्तराखंड में। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है, यूके मतलब उत्तराखंड में। 1000 BC में जो
उत्तर वैदिक एज हमारा शुरू हुआ था 1000 BC, लेटर वैदिक एज, उसमें आयरन की खोज हो गई थी अतरंजी खेड़ा में। अब लोहे की जो है खोज हो गई, तो अब लोग कृषि ज्यादा करने लगे, क्योंकि अब हल में नीचे एक लोहा लगाने लगे, अब अच्छी जुताई होने लगी, तो पैदावार अच्छी होने लगी। तो अब उनका जो मुख्य इकोनॉमिक्स था वो किस पे डिपेंड हो गया? कृषि पे। दूसरे नंबर पे पशुपालन उन्होंने छोड़ा नहीं, पशुपालन भी करते थे। अब मेन जो लीड में कौन था, मतलब मेन जो मुख्य जो उनका साधन था अपनी अर्थव्यवस्था चलाने का, वो क्या था? कृषि। कृषि था, तो कृषि के लिए क्या होनी चाहिए? भूमि, लैंड। और लैंड के मालिक को क्या बोलते थे? भूमि के मालिक को भूपति। जैसे यहाँ गाय के मालिक को क्या बोलते थे? गौपति। इनमें झगड़े भी होते थे, कबीलों में रहते थे ये लोग। यहाँ गाय के लिए झगड़े होते थे ऋग्वैदिक काल में, कि उसकी गायों को रात में खोल लाते थे, उसकी गायों को ये कर लेते। लेकिन यहाँ क्या है? भूमि के लिए झगड़े होने लगे, उसकी भूमि को चुरा लाए। भूमि छुड़ती है क्या? भूमि नहीं छोड़ेगी, लेकिन वो क्या करते थे? कब्जा कर लेते थे पूरी भूमि पर, एक दूसरे की पर। तो उसके लिए एक भूपति बनाया गया था जो रक्षा करता था सबकी भूमि की, कि यहाँ पे दूसरे कबीले वाले आक्रमण ना कर दें। और वो रक्षा करता था, तो उसके लिए एक लोग अपनी स्वेच्छा से मतलब स्वैच्छिक, वो जबरदस्ती नहीं करता था। उससे कहते हैं कि तुम हमारी रक्षा करते हो, तो उसे टैक्स देते थे। और टैक्स को क्या बोलते थे? बलि। ये क्वेश्चन कई बार आया, उस टैक्स को क्या बोलते थे? बलि। और भूपति ने क्या किया? इस टैक्स को जैसे लोग ला के देते थे, तो उसने कहा कि एक आदमी हम अपॉइंट कर देते हैं, तुम्हें लाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे घर से जाके ले आएगा। उसका नाम रख दिया भागदुख। भागदुख कौन था? कर अधिकारी था। और कर का नाम क्या था? टैक्स का? बलि था, जो स्वेच्छा से देते थे। यहाँ जैसे हम ऋग्वैदिक काल में देखें तो कोई कॉइन नहीं चलता था, कोई सिक्का नहीं, लेकिन यहाँ एक निष्क चलता था। निष्क क्या था? एक सोने का टुकड़ा था एक। उसे बाजार में ले जाओ और कोई भी चीज खरीदने हो तो उसे दे सकते हो आप, मतलब एज ए कॉइन, मुद्रा के रूप में मान लो एक टुकड़ा चलता था सोने का। निष्क नाम था, उसे निष्क बोलते थे। इनके जो धर्म देखें, धर्म मतलब पूजा पाठ, ये नेचुरल वर्शिप करते थे, प्राकृतिक पूजक थे। ये पानी को पूजते थे, वृक्षों को पूजते थे, सब कुछ पूजते थे। ये प्रकृति की पूजा करते थे ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में भी करते थे। सैक्रिफाइसेस बहुत करते थे, ये यज्ञ करते थे, ये बलि देते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो क्यों बढ़ा वो मैं बताऊंगा। उत्तर वैदिक काल में बहुत ज्यादा कर्मकांड बढ़ गया। यहाँ यज्ञ बहुत सारे होने लगे, बलियां बहुत सारी देने जाए लगी, सब कुछ मतलब बहुत पूरा एक प्रकार से आडंबरबाजी ज्यादा होने लगी। और ये मूर्ति पूजक नहीं थे, जो हमारा रिचुअल हिंदू धर्म है, वेदों से ही आया हमारा। हम मूर्ति पूजक नहीं है। हम नहीं देखते कि हमारा कन्हैया कैसा है, हमारा भोले कैसा है, हमें नहीं पता था। हम सिर्फ उसकी आत्मा को पूजते थे, मानते थे कि कोई चीज है जो हमें चला रही है, उसको मानते थे हम पहले से। ये आइडियल वर्शिप बाद में आई है, मूर्ति पूजा बाद में आई है, ना हमारी ऋग्वैदिक एज में है, ना हमारी लेटर वैदिक एज में है। ऋग्वैदिक एज में 33 देवताओं के वर्णन है, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण। इंद्र के 250 श्लोक मिलते हैं हमारे ऋग्वेद में। इसे आर्यों का मुख्य भगवान कहते हैं इंद्र को, और इसे पुरंदर भी बोलते हैं। पुरंदर मतलब दुर्ग को खंडित करने वाला। पुर माने दुर्ग होता है, और अंदर पुरंदर, अंदर मतलब खंडित करने वाला। अग्नि के 200 श्लोक मिलते हैं, और इसे पुरोहितों का गॉड बोलते हैं। मतलब जो पुरोहित पंडित होते थे वो क्या कहते थे कि तुम अग्नि में अपनी जो विष है, अपनी जो इच्छाएं वो बोलो, और अग्नि तुम्हारी बात को, जैसे अग्नि में स्वाहा करके डालते हैं तो वो आग निकलती ऊपर को जाती है, तो कहते हैं कि ये भगवान के पास तुम्हारी इच्छाओं को पहुंचा देगी। तो जो पंडितों का जो बीच का देवता था वो कौन था? अग्नि। मध्यस्थ देवता बोलते थे इसे। वरुण थे, वरुण के 30 श्लोक हैं ऋग्वेद में, 30। और वरुण को इथिकल गॉड बोला जाता था, नैतिकता का देवता। गॉड ऑफ वाटर, पानी का देवता। नैतिकता का देवता कैसे? कोई झूठ बोलता था उसे कहते थे कि वरुण देवता आएंगे और तुझे पानी में डुबा डुबा के मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे बोला जाता था वरुण के बारे में। तो यहाँ पे ऐसे देवता थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में मैंने बताया यहाँ पे कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यहाँ सैक्रिफाइसेस होने लगे थे, यज्ञ होने लगे थे बहुत सारा। अब ना इन देवताओं से छोड़ के आदमी ने 3 मेन गॉड पे विश्वास करने लगे। ब्रह्मा, प्रजापति विष्णु और पुषाण। प्रजापति, विष्णु और पुषाण, त्रिदेव बोलते थे इन्हें, ट्रिनिटी बोलते थे। प्रजापति, विष्णु और पुषाण। जैसे GOD गॉड होता है ना, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश नहीं लिखा आएगा, उसमें आएगा प्रजापति,
विष्णु और पुषाण। और जो हमारे पुषाण थे, महेश थे, इन्हें गॉड ऑफ एनिमल बोलते थे, जानवरों का भगवान बोलते थे। इन्हें गॉड ऑफ शूद्र, शूद्रों का भगवान बोलते थे इन्हें, महेश को। जो त्रिदेव की पूजा कब से होने लगी थी? हमारे उत्तर वैदिक काल में। जैसे गॉड की फुल फॉर्म देखें तो जनरेटर, जनरेटर मतलब ब्रह्मा, जनरेटर जो जनता है हमें। ऑपरेटर, ऑपरेटर मतलब चलाने वाला, GO होते ऑपरेटर, ऑपरेटर चलाने वाला, जो विष्णु है वो चलाते हैं हमें। और D for डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर मतलब खत्म करने वाला, वो कौन है? महेश, डिस्ट्रॉय करने वाला, GOD। ऐसे इस शब्द का जो निर्माण हुआ है इस प्रकार से हुआ है। जो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट आया था, ये त्रिदेव का कॉन्सेप्ट आया था, किसमें आया था? ये उत्तर वैदिक काल में आया था, ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर क्या था? गायों को लेकर विवाद होते थे, बता ही दिया वो तो मैंने। यहाँ जो थी सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी, मतलब यहाँ जो शासन होता सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। ग्राम मतलब गांव, गांव का जो तत्सम रूप है ग्राम, गांव थे। और गांव के प्रमुख को क्या बोलते थे? ग्रामीणी बोलते थे, ग्रामीणी बोलते थे। सबसे छोटी इकाई प्रशासन क्या थी? गांव थी। और गांव के प्रमुख को क्या बोलते थे? ग्रामीणी बोलते थे। और बहुत सारे गांव को मिला दिया जाए, जैसे आजकल गांव होता है, गांव को मिला दिया जाए तो बहुत सारे को एक ब्लॉक बन जाता है, तहसील बन जाती है, उसके बाद जिला, ऐसे करके था पहले भी। तो बहुत सारे गांव को मिला दिया जाए तो एक विश्व बनता था, विश्व। और विश्व के प्रधान को विश्वपति बोला जाता था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुत सारे गांव मिलकर क्या बनते थे? विश्व बनते थे। और बहुत सारे विश्व को मिला दिया जाए तो जन बनते थे, जन। और जन का जो प्रधान होता था उसे जनपति या राजन कहते थे, जनपति या राजन कहते थे। और ये बहुत सारे जन मिलके बाद में जनपद बनते थे, जनपद। और राजा को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पे राजा को नियंत्रित करने के लिए कुछ संस्थाएं थी यहाँ पे। जैसे कि राजा के ऊपर कंट्रोल करना है, राजा क्या नहीं कर सकता, तो 3 तरह की संस्थाएं थी। विदत थी, सभा थी और समिति थी। विदत क्या होती है? ये आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था थी। आम लोगों की सभा थी, जहाँ मतलब सब लोग बैठते थे, आम जनता बैठती थी और वो डिसीजन लेती थी कि राजा का ये काम ठीक है या नहीं है, वो होती थी विदत। विदत। एक होती थी सभा। सभा क्या होती थी? यह श्रेष्ठ लोग और अभिजात वर्ग की संस्था होती थी। श्रेष्ठ लोग और अभिजात वर्ग की संस्था होती थी। जैसे सभा और समिति को हम आज से कंपैरिजन करना चाहें तो लोकसभा और राज्यसभा से कर सकते हैं। जैसे लोकसभा क्या है? लोकसभा को मान लो समिति। लोकसभा आम लोगों के प्रतिनिधियों की सभा है। जैसे कि हम लोकसभा में अपने यहाँ से MP चुन के भेजते हैं, लोकसभा में जो वोटिंग करके भेजते हैं वो आम जनता वोटिंग करके भेजती है। ऐसे ही आम लोगों के प्रतिनिधियों की सभा थी समिति। मतलब जैसे एक मोहल्ला है, उसमें से एक आदमी चुन दिया, वो जाके बैठेगा समिति में। 10 आदमी ने एक चुन लिया, 10 में से 20 में से एक चुन लिया, वो बैठेगा समिति में। सभा क्या थी? सभा एक श्रेष्ठ और अभिजात वर्ग की संस्था थी। इसमें सिर्फ राजा के आदमी, कुछ उसके परिवार के लोग, ऐसे लोग रहते थे। तो विदत, सभा और समिति ये राजा को नियंत्रित करने के लिए वहां पर जो है चलती थी, ये दोनों। और इसके बारे में और बहुत सारा डिटेल में है, बहुत डिटेल में वेद पढ़ा जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम सिर्फ पहले ऐसे पूरा सिलेबस में जाएंगे डीप में। हमारे पास जो बुक है, वो जो प्लेटफॉर्म वाली बुक है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस करने हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं वैदिक एज पर। इसके बाद में हम आगे जाएंगे, बाकी इसमें और कुछ नहीं है।